तो बेटा मोल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आज। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट देखिए बेटा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन, यहाँ जो रिएक्टेंट होगा ना वो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, उसी को हम जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा रिएक्टेंट होगा, ठीक है, जो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा कि हमारी जो अमाउंट होगी, ठीक है, प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो वो कौन डिसाइड करता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। तो देखिए द रिएक्टेंट विच reacts completely in the reaction is called limiting reagent। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्शन के अंदर रिएक्ट कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। द अदर रिएक्टेंट is called the excess reactant। ठीक है, जो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होता, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा आपके पास में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड, लिमिटिंग रिएक्टेंट decide the amount of other reactant react for the react or the amount of product form, amount of product form। तो कहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि आपके पास में कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि आपके पास में प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक व्यक्ति के लिए चाय बनानी हो तो आप क्या करते हो भाई? 1 कप मिल्क, ठीक है, हमें पता है कि 50 ग्राम शुगर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, 50 ग्राम शुगर। तो हम इजली मतलब एक पर्सन के लिए चाय बनाते हैं, मतलब एक पर्सन, एक आदमी के लिए चाय बनाने के लिए आपके पास में 1 कप मिल्क, 50 ग्राम शुगर होनी चाहिए। तो बेटा अब मान लो जब आप चाय बनाने लगे तो किचन में आपके पास में 1 कप मिल्क तो था, ठीक है, लेकिन शुगर थी वो कितनी थी बेटा? 100 ग्राम। ठीक है, तो आपको चाय बनाने में, जब आपने चाय बनाई आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो आपने क्या क्या चीज यूज कर ली बेटा? उसमें से आपने दूध तो पूरा पूरा यूज कर लिया, क्योंकि आपको पता जब एक व्यक्ति के लिए चाय बनाएंगे तो 1 कप मिल्क चाहिएगा ही चाहिए। तो ये तो कितना बचा आपके पास में? 0। ठीक है, और यहाँ से 100 ग्राम शुगर थी तो यहाँ कितना बचा आपके पास में? 50 ग्राम, 50 ग्राम शुगर बची बेटा। और आपने क्या बना दी? 1 कप ऑफ टी। मतलब 1 कप चाय बनाने के लिए आपको 1 कप मिल्क चाहिए था और 50 ग्राम शुगर, तो आपके पास में ये बन गया। तो बेटा जो चीज यहाँ पर पूरी रिएक्ट होगी ना, मतलब 1 कप मिल्क आपने यूज कर लिया, कंप्लीटली रिएक्ट हो गई आपके पास में, तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम कहते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। और ये 100 ग्राम था, 50 ग्राम आपने यूज कर लिया, तो आपके पास में जो 50 ग्राम बच गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सेस रिएजेंट। ठीक बेटा, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो जो कंप्लीटली रिएक्शन के अंदर पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो वो तो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस में जो चीज बच जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया जो मैं चीज कहना चाहता हूँ? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? ये बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो में आंसर करो। यस सर। ठीक है,
आगे देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, ठीक बेटा। तो नंबर 1, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, आपके पास में कम से कम 2 रिएक्टेंट तो होने चाहिए। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, ठीक है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट तो होने चाहिए। रिएक्टेंट कह लो या रिएजेंट कह लो, ठीक है। पहली लिमिटेशन तो क्या, आपके पास में कम से कम 2 तो होने चाहिए। नंबर 2, एनी वन ऑफ दे एनी वन ऑफ देम मे बी लिमिट, लेकिन उनमें से एक क्या होना चाहिए, 2 है तो आपके पास में एक की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए बेटा, लिमिट होनी चाहिए। उन दोनों में से एक का क्या होना चाहिए, लिमिट में, मतलब किसी एक को क्या होना पड़ेगा, लिमिट में होना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और नंबर 3 बात, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना बेटा, वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट आपके पास में कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि आपके पास में प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल ये है 1A प्लस 1B, ठीक है, ये बनता है आपके पास में 1C। तो मान लो मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ और B ले लिया कितना, 10। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना आएगा। तो ये चीज 15। 15 नहीं आएगा बेटा। देखो 5 क्या आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, और यहाँ 10 जो किस में है, एक्सेस में। तो प्रोडक्ट डिसाइड कौन कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, 5, तो यहाँ कितना आएगा, 5, ठीक है। क्योंकि जो कम लिमिटिंग रिएजेंट जो होगी ना बेटा, वही चीज आपको डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो 5 क्या लिमिटिंग रिएजेंट, 10 क्या एक्सेस में। तो यहाँ कितना आएगा, 5। तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वही डिसाइड करता है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। इसको और दूसरे एग्जांपल से समझेंगे, क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। तो यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, क्वेश्चन आपके पास बेटा, और उसी से सारे स्टेप को समझेंगे। बड़े ध्यान से देखना है एक स्टेप को बड़े अच्छे से। इफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी बेटा आपके पास में, 2A प्लस 3B, ठीक है, बनती है आपके पास में 4C प्लस में 5D। बेटा म्यूट कर लो रे विनय। देखो, इफ नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं आपके पास क्वेश्चन में, ए के 10, नंबर ऑफ मोल बी के दे रखे हैं बेटा आपके पास में, ठीक है, 50, ठीक है बेटा। अच्छा, आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड आल्सो फाइंड आउट number of moles of C and number of moles of D। ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, करोगे कैसे, इसको करना कैसे, 3 स्टेप में करवाऊंगा, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर सर ये फाइंड आउट क्या लिख रखा है? लिमिटिंग रिएजेंट, LR, ठीक है, L का मतलब लिमिटिंग, R का मतलब रिएजेंट, LR, ठीक बेटा। अब पता चल गया बेटा। यस सर। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट,
तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप यही चेक करोगे कि मतलब एल आर बोलो मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको यही चेक करना होता है कि फाइंड आउट एल आर प्रॉब्लम और नॉट। ठीक है, तो एल आर की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको हम चेक करेंगे। देखिए चेक कैसे करेंगे। स्टोइकोमेट्री आपके पास इक्वेशन क्या है, 2a + 3b, ठीक है, 4c प्लस में 5t। तो देखिए स्टोइकोमेट्री ऑफ, और हमेशा चेक करेंगे सिर्फ किसके साथ करेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट को ही देखेंगे, प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट में ही चेक करके देखना है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है, ए और बी है, तो स्टोइकोमेट्री ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ बी। अब बताओ स्टोइकोमेट्री ऑफ ए कितना बेटा, 2। ठीक है, स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट मैंने बताया था ना कि जो चीज उनके आगे लिखा होता है, जो डिजिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्री। तो यहाँ स्टोइकोमेट्री कितना है, 2 है। ए का स्टोइकोमेट्री कितना है, 2, और बी का स्टोइकोमेट्री कितना है, 3। अच्छा, अब आप चेक करोगे, अब आप रेशो निकालो नंबर ऑफ मोल्स ए का अपॉन नंबर ऑफ मोल्स किसका, बी का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए दे रखा है गिवन कितना, 10, और बी दे रखा है बेटा कितना, 50। तो जब यहाँ से इसको सोल्व करो कितना आ गया बेटा, 1/5। अच्छा, अब देखिए स्टोइकोमेट्री ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यदि आपके पास में मैंने लिखा है L.R, क्रॉस का निशान लगाया है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर बराबर आ जाते हैं, मतलब स्टोइकोमेट्री ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब बराबर आ गए तो वह एल आर की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। L.R क्रॉस का निशान लगाया, इसका मतलब एल आर प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि एल आर की प्रॉब्लम नहीं है, अगर बराबर होंगे तो एल आर की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रेशियो इक्वल है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल का। ठीक है, तो एलआर की प्रॉब्लम कब नहीं होगी बेटा, जब आपके पास में स्टोइकोमेट्री का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होंगे, बराबर हो। ठीक है, स्टोइकोमेट्री और नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एलआर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर नहीं हुए तो एलआर की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब स्टोइकोमेट्री ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ बी। ठीक है, यदि आपके पास में बराबर नहीं हुए, नॉट इक्वल टू, ठीक है, बराबर नहीं हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बी, तो आपके पास में एल आर की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ टिक का निशान लगा दिया, तो एल आर की प्रॉब्लम होगी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो आप, क्या आपके पास में स्टोइकोमेट्री और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, बताओ। नहीं है। नहीं, नहीं है, क्योंकि कितना है, 2/3 इज इक्वल टू 1/5, ये बराबर नहीं है। तो बेटा जब बराबर नहीं है, इसका मतलब एक बात क्लियर होगी आपके पास में, जब बराबर नहीं है तो मतलब एल आर की प्रॉब्लम है। और जब एल आर की प्रॉब्लम है तो फिर उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होती तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते। अगर अब, लेकिन इसमें ये बराबर नहीं आए, इनका रेशियो बराबर नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एल आर की प्रॉब्लम है तो एल आर निकालेंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो स्टेप नंबर सेकंड यही होगा बेटा हमारे पास, कि हम इसमें एल आर की प्रॉब्लम को अब सोल्व करेंगे। तो पहला स्टेप तो क्लियर है ना बेटा, बोलिए। पहला स्टेप क्लियर हो गया ना बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, फाइंड आउट ऑफ एल आर, दोबारा समझा रहा हूँ पहले स्टेप को एक बार। बेटा आपको पहले स्टेप में ये पता करना होता है कि एल आर की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके लिए हम चेक करेंगे तो रिएक्टेंट का रेशो, मतलब स्टोइकोमेट्री, अगर रिएक्टेंट हमारे पास कितने इस इक्वेशन में दो हैं, तो दोनों के स्टोइकोमेट्री का रेशियो और दोनों के नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालेंगे।
यदि दोनों के नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्री और नंबर ऑफ मोल का रेशियो बराबर आता है तब तो एलआर की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब नहीं आया, तो किसकी प्रॉब्लम है बेटा? वो एलआर की प्रॉब्लम है। अब एलआर की प्रॉब्लम है तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारी जो स्टोइकोमेट्री दे रखी थी और नंबर ऑफ मोल दे रखा था, उसका रेशियो बराबर नहीं आया। तो नहीं आया तो अब हम चेक करेंगे कि ये एलआर की प्रॉब्लम है। तो एलआर की प्रॉब्लम को अब फाइंड करेंगे। बोल भाई विनय। यस सर, ठीक आ गया समझ में। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, फाइंड आउट करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका कम होगा लोवेस्ट, जिसका कम होगा लोवेस्ट, ठीक है, वही एलआर होगा। ठीक है, वही क्या होगा आपके पास में? एलआर होगा। मतलब मोल्स ऑफ स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट जिसका लोवेस्ट है, मोल्स ऑफ स्टोइकोमेट्री जिसका लोवेस्ट है वही एलआर है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स को आपने स्टोइकोमेट्री से डिवाइड किया और जिसकी वैल्यू आपके पास में लोवेस्ट आ जाए, तो जो जिसकी वैल्यू लोवेस्ट आएगी वही क्या होगा आपके पास में? एलआर होगा। मतलब वही क्या होगा आपके पास में? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उससे। अब हम देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल ए दे रखा है बेटा 10, और इसकी स्टोइकोमेट्री दे रखी है बेटा हमारे पास 2। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 5। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और स्टोइकोमेट्री ऑफ बी, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दे रखा है 30 और स्टोइकोमेट्री ऑफ बी कितना दे रखा है बेटा? 3। इसको सोल्व किया तो आ गया हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब हमें मैंने ट्रिक क्या बताई थी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकोमेट्री जिसका कम बेटा, तो यहाँ से देखो 5 और 16, तो इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया एक 5 है, कितना है? 16 पॉइंट समथिंग है, तो कम है। अगर जो ये कम दूसरा 16 के लगभग कैसे आएगा? 30/3 है ना? एक मिनट बेटा, कितना दे रखा? 50 है, ये 50 दे सर रखा है। 30 की जगह 50 है। हाँ 50 दे रखा है, 50 मैंने 30 लिख दिया, 50 है ये। तो 50 तो कितना आ जाएगा बेटा? भाई ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 50 है तो कितना आ जाएगा? 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से कितना आ गया? देखो इन दोनों में वैल्यू किसकी कम है? ऊपर वाले की। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ ए ये कम है, तो आपके पास में जो एल आर होगा वो कौन हो गया बेटा? ए। ठीक है, मतलब ए जो था आपके पास में वो क्या हो गया आपके पास में? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आपको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ए है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बेटा? ए है। तो ये सेकंड थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड आउट एल आर, तो एक स्टेप आपका एक आंसर निकल गया आपके पास में, तो आपको पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए। तो सेकंड स्टेप समझ में आ गया? आपको पता चल गया कि एलआर कैसे निकालते हैं? बोलिए बेटा। यस सर। सभी को क्लियर है ना बेटा? सर, ठीक है, अब आ जाओ स्टेप नंबर थर्ड। तो हमने, जब मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अब जो एल आर होगा ना, वही आपके पास में प्रोडक्ट निकालेगा। मतलब जो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। तो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि सारी चीजें किसके होती हैं? बराबर होती है। अब इनको बराबर पुट कर दो, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एन ए अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ ए, ये आपके पास में निकल के आई क्या है? एलआर की प्रॉब्लम है। तो आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे? स्टोइकोमेट्री ऑफ सी से, क्योंकि बराबर होंगे। क्योंकि आपने मोल कंसेप्ट पिछली वाली क्लास में ऐसा पढ़ा था कि जो ये सारी इक्वेशन आपस में क्या होती है? इक्वल टू। अच्छा, अब इसकी पूरे की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है बेटा? इस या तो इसकी पूरी पुट कर लो, कितना? 5, नहीं तो वापस से पुट कर लो 10 अपॉन में 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकोमेट्री सी का दे रखा है कितना? 4। ठीक है बेटा, तो इसको सोल्व कर लो। 10 इंटू में 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सी आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करो कितने से? ये 5 पे कट गया, और आपके पास में नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कितने आ गए? 20 आ गए। बोलो बेटा, ये स्टेप क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। अच्छा, अब आपको निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज आपको निकालनी है उसको एल आर के बराबर रख दो।
नंबर ऑफ मोल डी निकालना है तो वही क्या करोगे, जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के बराबर पुट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, स्टोइकोमेट्री ऑफ ए। डी निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ डी। ठीक है, तो फिर से वही चीज, नंबर ऑफ मोल डी तो निकालने हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2, और स्टोइकोमेट्री डी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर वो कितने दे रखे बेटा 5। तो ये वापस से 5 पे कट जाएगा, और आपके बार नंबर ऑफ मोल ऑफ डी कितने आ जाएंगे बेटा आपके पास में 25। कितने आ जाएंगे बेटा 25। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? बोलिए बेटा। सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ सर, स्टेप 2 लैंग्वेज के हिसाब से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? स्टेप 2 लैंग्वेज के हिसाब से हाँ सर। ऐसे जैसे मैंने लिखा है, फाइंड आउट द एलआर, ठीक है, बस फिर आपको निकालना है कि एलआर निकाल के दिखा दो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री, ठीक है, बस जो जिसका कम आएगा वही एलआर हो जाएगा, ऐसे ही लिखना है। ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ बेटा, इसी के बेस पे क्वेश्चन है, वो करके दिखाओ। इफ 15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम react with 160 gram of oxygen, find out the weight of product, find out weight of the product। ठीक है बेटा, हिंट दे देता हूँ, रिएक्शन में लिख के दे देता हूँ आपको। जब एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है, तब आपके पास में बनता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेटा जिसको आपको नेसेसरी कंडीशन है कि इसको बैलेंस होनी चाहिए, तो इसको बैलेंस कर देता हूँ 4, और ये कितना है बेटा 3O2, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2। ठीक, ये क्वेश्चन क्या हो गई बैलेंस। तो वही जो 3 स्टेप मैंने सिखाए हैं आपको, उनको लगाओ और करके देखो, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, 3 मिनट का समय देता हूँ आपको इसको करने के लिए, जल्दी से इसको करके दिखाओ। देखो बेटा, देख बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसका नहीं हुआ देखे बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम चेक करते हैं एलआर की प्रॉब्लम है या नहीं। एलआर प्रॉब्लम, ठीक है, होगी या नहीं होगी तो चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्री ऑफ, ठीक है, पहले स्टोइकोमेट्री एल्यूमिनियम अपॉन में किसका, स्टोइकोमेट्री ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। तो स्टोइकोमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम कितना है बेटा 4, कितना है 4, और स्टोइकोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 3, तो अपॉन में 3। अच्छा एक काम तो हो गया, अब हमें क्या निकालना होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, किसके निकालेंगे एल्यूमिनियम के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके ऑक्सीजन के। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखे बेटा, ठीक है, हमें दे रखा वेट, तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो निकालेंगे कैसे, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट, जब वेट दे रखा तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। तो वेट आपको गिवन है एल्यूमिनियम कितना 54 ग्राम, और एल्यूमिनियम का मास कितना होता है बेटा 27। तो जब इसको यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आ गए बेटा 2 आ गए। इधर किसके निकालोगे ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन का वेट दे रखा है बेटा आपके पास में कितना 160, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है O2 का 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, तो 2 यहाँ पर कितने हो गए 32। तो बेटा इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपके पास में अब यहाँ से चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा 2 अपॉन में 5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए बेटा 2 अपॉन में 5। तो अब आप मेरे को ये बताओ, दोनों में चेक करके क्या ये स्टोइकोमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में स्टोइकोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या बराबर है?
नो सर। नो नहीं है। सर। तो नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है बेटा, एलआर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर होगी कि जब बराबर नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि एलआर की प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसमें एलआर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बराबर, इनका जो रेशियो वो बराबर नहीं आया। तो पहला स्टेप बेटा। अब स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है बेटा, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलआर। एलआर फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स को आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। तो यहाँ चेक करेंगे दोनों के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम, तो कितना बेटा, 2/4। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितने निकाले यहाँ आपने एल्यूमिनियम के 2, और स्टोइकियोमेट्री कितना एल्यूमिनियम का बेटा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कितना आ गया, 1/2। कितना आप ऑक्सीजन के निकाल लो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना बेटा 5/3। तो इन दोनों में से कम कौन सा बेटा, क्योंकि ये 0.5 के समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट के समथिंग आएगा, तो कम कौन सा हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको पता चल गया एलआर कौन सा है, एल्यूमिनियम वाला। एलआर कौन सा हो गया बेटा, एल्यूमिनियम वाला। बोलिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आ जाओ अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। नो। ठीक है, फाइंड आउट प्रोडक्ट, वेट निकालना है। तो वेट निकालना, पहले वेट निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो एलआर को बराबर रखोगे, एलआर क्या है, एल्यूमिनियम वाला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ एल्यूमिनियम बराबर। अब प्रोडक्ट में तो एक ही चीज है आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, ठीक है, अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ Al2O3। तो प्रोडक्ट था उसी का वेट निकालना था। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा। तो ये तो कितना है, 1/2, क्योंकि ये एल आर, ये पूरा एल आर है, तो इसको तो क्या लिख सकते हो, 1/2। सोल्व करोगे जब भी कितना आएगा, 1/2। नंबर ऑफ मोल Al2O3 निकालना है आपको, और स्टोइकियोमेट्री का गिवन है कितना, 2 है। देखो ये इधर रखा है, कितना है, बैलेंस क्या था, कितना था, 2। जिसको आप सोल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3, ठीक है, 2/2 कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ मोल Al2O3 कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, वेट। ठीक है, तो Al2O3 क्या होगा, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। अच्छा, तो अब तो वेट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 इंटू मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिए, Al2O3 कितना आया बेटा, 1, और Al2O3 का मोलिकुलर मास सोल्व करो कितना आएगा, 102। ठीक है, निकाल लेना चाहिए। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, तो निकाल लो Al2O3 कितने हो गए, 54, और तीन, एक ऑक्सीजन का 16 और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा, 102। तो वेट Al2O3 का कितना आ गया बेटा, 102 ग्राम। एक से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 102 ग्राम। यह आपको सोल्व करना था बेटा। बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये था आपके पास में मोल कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का।